Hello friends, in this video we will discuss about Indian Forest Policy and 1952. So in previous lectures we have already discussed about the Acts 1865, 1878 and 1927. In this lecture we will discuss in detail the National Forest Policy, 1952 first policy after independence. So what were the needs rising आफ्टर इंडिपेंडेंस कि हम लोगों को नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी चाहिए। तो उसका रीजन था सबसे पहले तो बैलेंस्ड लैंड यूज चाहिए था, मतलब हम लोगों को लैंड यूज ऐसे करना था जिसमें प्रोड्यूस मोस्ट करें और डिटोरिएट जो हो सबसे कम हो, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो और जो उसमें डिग्रेडेशन हो वो सबसे कम हो। हम लोगों का पर्पज ये भी था कि जो हिल एरिया है वहाँ पे डेनुडेशन कम सबसे कम हो, जो रिवर जो प्लेन एरिया है वहाँ पे रिवर बैंक में जो इरोजन है वो सबसे कम हो, उस जो आपके जहाँ पे डिजर्ट हो वहाँ पे शिफ्टिंग जो सैंड ड्यून्स की जो शिफ्टिंग है या फिर जो इंक्रोचमेंट होता है वो बहुत कम हो सैंड्स का। दूसरी नीड क्या थी कि हम लोगों को जो ट्री लैंड्स थे वो स्टेबलाइज करने थे फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल इन जनरल। हम लोगों को फॉरेस्ट सप्लाई भी इंक्रीज करनी थी कि फॉरेस्ट सप्लाई भी इंक्रीज रहे, और फॉरेस्ट सप्लाई इंक्रीज करने के साथ साथ हम लोगों को ये भी करना था। इसका पर्पस क्या था कि फॉरेस्ट सप्लाई को इंक्रीज क्यों करना था, जिससे कि जो कैटल डंग हो, जो गाय का या भैंस का या जो भी लोग कैटल होते हैं उनका जो गोबर है वो हम लोग मैन्योर में यूज कर सके। मैन्योर में यूज करने से क्या होगा कि फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा। दैट वाज द नीड, क्योंकि उससे हम लोग सेल्फ रिलायंस नहीं थे फूड पर। तो जो हम हम जो कैटल डंग हम लोग यूज करते थे फायर में, उसकी जगह हम लोग किसका यूज करें, फॉरेस्ट से हम लोग लाए, लकड़ी लाए फॉरेस्ट से, उनको जलाएं, इसका यूज करें। दूसरी नीड क्या थी, अनदर वन, सस्टेन सप्लाई ऑफ टिम्बर फॉर डिफेंस कम्युनिकेशन। डिफेंस और कम्युनिकेशन के लिए सस्टेन सप्लाई में मेंटेन होती रहे, और साथ ही साथ जो एनुअल रेवेन्यू है वो रियलाइजेशन हो जाए, मैक्सिमम वो रहे, मतलब ये जो फॉरेस्ट रेवेन्यू है वो इतना रहे कि ये सारी जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाए। दूसरा, इसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बताया कि डेनुडेशन हिल्स पे स्टॉप करने के लिए क्या हो, क्योंकि डेनुडेशन अगर हिल पे होगा तो आपकी फ्लैश फ्लड आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, प्लस जो उसका जो फ्लो पाथ होता है रिवर का वो भी चेंज हो जाता है, उसके कारण भी वहां के आसपास के जो लोग होते हैं उनकी लाइफ में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इससे डेनुडेशन रोकना चाहिए। इरोजन ऑफ रिवर बैंक से क्या होता है, रेवाइंस बनते हैं। रेवेंस बनने से क्या होता है, जो फर्टिलिटी आसपास की सॉइल की वो तो कम होती होती है, और प्लस एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड धीरे धीरे कम होता जाता है। शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स, स्पेशली जो टारगेट था वो था राजपूताना स्टेट में जो इंक्रोचमेंट हो रहा है डेजर्ट का, उसे कम करना था। तो दीज वर द नीड्स थी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 ने जिसको टारगेट किया था। इन नीड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन दिया था फॉरेस्ट का। जैसे कि आप देखें कि जो नेचुरल अगर आपको सिक्योरिटी देनी है तो फिर क्या करना था, उन्होंने प्रोटेक्शन फॉरेस्ट की बात की। दूसरा, आपको फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, फॉरेस्ट सप्लाई बनानी है लोकल लोगों के लिए, तो विलेज फॉरेस्ट की उन्होंने बात की। तीसरा फंक्शन क्या था कि अगर आपको एनुअल रेवेन्यू ज्यादा करता है प्लस टिम्बर की सप्लाई कांस्टेंट रखनी है तो नेशनल फॉरेस्ट की उन्होंने बात की। दूसरा, इन जनरल ट्री लैंड की बात की कि अगर आप सड़क के किनारे पेड़ लगाइए, कैनाल के किनारे पेड़ लगाइए, जहां पर एग्रीकल्चर यूज नहीं हो रहा है वहां पर ट्री लगाइए। तो ये फंक्शनल जो फॉरेस्ट है ये एक, दो, तीन, चार, ये चार फंक्शनल क्लासिफिकेशन किए। ऑल्दो इन क्लासिफिकेशन का जो 1927 एक्ट के थ्रू जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किए थे, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, ये जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किए थे 19, उससे कोई मतलब नहीं था। ये जो डेफिनेशन थी फॉर द रेगुलेशन, ये कैरी ऑन की गई। तो उस समय जो हमारे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे आपके के एम मुंशी, ये स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पे के एम मुंशी लिखा जाएगा, के एम मुंशी। उन्होंने क्या किया, वन महोत्सव स्टार्ट किया जो अभी भी चलता है 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक। और उस इसका फायदा उस समय क्या हुआ कि हमारे जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वहां पर बबूल लगाया गया,
और बबूल के कारण क्या हुआ, आपका ट्री लैंड फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा और ट्री लैंड भी बढ़ा। बबूल का बोटेनिकल नेम क्या है, एकेसिया अरेबिया। ये हम लोगों को ये याद करना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्राइवेट लैंड के लिए पॉलिसी ने क्या कहा कि जो प्राइवेट लैंड है दे मस्ट बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एंड मैनेज्ड बाय अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्लान। देखिए वर्किंग प्लान की जो बात है वो सबसे पहले किसने की, 1952 पॉलिसी में भी की गई थी। अब वर्किंग प्लान क्या होता है, वर्किंग प्लान होता है कि आपका जो डीएफओ है वो बताता है कि अगले 10 साल के लिए हम लोगों को फॉरेस्ट प्रोड्यूस किस तरह से करना है, कहाँ पर फॉरेस्ट की हार्वेस्टिंग होगी, किस जगह पर फॉरेस्ट लगाए जाएंगे। ये एक तो डीएफओ करता है, डीएफओ लेवल पे होती है, प्लस आपका जो डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है वो सर्किल लेवल पे करता है, ये आपके डिवीजन लेवल पे करता है। और ये भी अपना फॉरेस्ट प्लान बनाता है, और इन दोनों के फॉरेस्ट प्लान को मिक्स करके हम लोग देते हैं वर्किंग प्लान। और ये जो वर्किंग प्लान होता है वो जनरली 10 से 15 साल तक के लिए होता है। ये आपका होता है तो ये कहा कि ये जो वर्किंग प्लान के अकॉर्डिंग आपको प्राइवेट लैंड पर आपको फॉरेस्ट राइट्स को रेगुलेट करना है, ये 1952 पॉलिसी में कहा। फॉरेस्ट एरिया भी इन्होंने क्या कहा, फॉरेस्ट एरिया जो होना चाहिए वो 1/3 होना चाहिए टोटल एरिया का, 1/3 ऑफ टोटल एरिया। आपका जो हिली एरिया है वहां पर 60% होना चाहिए, और जो प्लेन एरिया है वहां पर 20% होना चाहिए। फॉरेस्ट एरिया जो होना चाहिए प्लेन में वो आपका हर जगह तो कर नहीं सकते हो, जो नदी है नदी के किनारे आप फॉरेस्ट लगाओ, और आपका जो वेस्ट लैंड है जो सुटेबल नहीं है वहां पर भी ट्री लगाओ। लेकिन साथ साथ ये भी फोकस लगाओ कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। साथ ही साथ 1952 पॉलिसी ने ये बोला कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ होनी चाहिए। जो आपकी रेयर स्पीसीज हुई जैसे लॉयन हुआ या चीता हुआ या फिर आपका वन हॉर्न राइनो हुआ, इनका भी प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बनाया। आपके जो मैसूर के राजा थे, आपके जो मिस्टर वाडियार जो राजा थे, जाचा महाराजा वाडियार, उनकी चेयरमैनशिप में सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बना 1952 में। जब इसकी पहली मीटिंग हुई तो इसका नाम चेंज करके नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ रख दिया गया, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। बाद में अपना जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जब बना था, तो इसको आपको पावर अलग से दे दी गई। अभी तक ये एडवाइजरी बोर्ड था, फिर इस एक्ट के थ्रू इसको लीगल स्टेटस भी दे दिया गया। नेक्स्ट है ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में और ग्रेजिंग पॉलिसी के बारे में भी काफी बताया गया है। ग्रेजिंग पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो रोटेशनल ग्रेजिंग के बारे में बात की है कि जो ग्रेजिंग है वो कंटिन्यूअस ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी रोटेशनल ग्रेजिंग होनी चाहिए, जिससे कि नेचुरल रीजनरेशन हो जाए। दूसरा, एक बात इन्होंने ये भी की कि जब ग्रेजिंग ज्यादा होती है और अनरिस्ट्रिक्टेड होती है तो कैटल्स का जो नंबर है वो बढ़ते हैं, कैटल्स के नंबर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे जो ग्रेजिंग ग्राउंड है वो कम होने लगता है। जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग्स जो होती हैं, जो अगली जनरेशन आती है उनकी क्वालिटी कम होने लगती है। और इंडिया में क्या है, इंडिया में जो कैटल वेल्थ है वो नंबर से जज किए जाते हैं, उनकी क्वालिटी से जज नहीं की जाती। इसके चक्कर में क्या है, इस चीज पे कोई फोकस नहीं करता। तो ये भी बात की कि आपको क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए ना कि नंबर पे। तीसरा क्या है कि ये चीज करोगे कैसे, तो क्या कि रेगुलेशन के लिए हमको एक रीजनेबल फीस रखनी चाहिए ग्रेजिंग के लिए, खास कहाँ पर, फॉरेस्ट के अंदर। नेशनल पॉलिसी ने ये भी बात की। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट में जो ग्रेजिंग है वो एज मिनिमम रखनी चाहिए। और ये भी कहा कि गोट, साथ ही कहा फॉरेस्ट में जो गोट की ग्रेजिंग है वो तो बिल्कुल ही बैन कर दो। आप शीप है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दो, सिर्फ शीप की जो ग्रेजिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दो। ये मेन पॉइंट्स है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के। कुछ पॉइंट्स के बारे में इन्होंने ये भी बोला कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, जहां पर ये ब्रेड एंड बटर का क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलावा उनके पास और कोई ऑक्यूपेशन नहीं है या फिर और कोई डिफरेंट मोड नहीं है एग्रीकल्चर का, लेकिन उसको करो तो टोंगिया सिस्टम के साथ करो, मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री करो। दूसरा, जो स्टेट्स हैं उनसे कहा कि आप वर्किंग प्लान के अकॉर्डिंग अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी बनाइए, जिससे आपके पास एक टारगेटेड स्कीम्स रहें कि आपको अगले 10-15 साल में इस तरह से करना है। दूसरा, ये भी कहा कि स्टेट्स टू प्रिपेयर लॉज लाइक फॉरेस्ट एक्ट
फॉर प्राइवेट लैंड, ये पहले आपको बता दिया गया है। लेकिन इसके एग्जीक्यूशन के लिए एडिक्वेट स्टाफ भी होना चाहिए। आपके पास स्टाफ नहीं होगा तो प्राइवेट लैंड पे आप कैसे उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे? डिफॉरेस्टेशन किसी को कट करना होगा तो कट करके रह जाएगा, कोई लिखने वाला नहीं होगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि स्टाफ की एजुकेशन भी होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और फॉरेस्ट रिसर्च भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं इसके कारण ही आपकी जो फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी है, इन टर्म्स ऑफ आपका रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ आपकी स्पीसीज, उसको आप सस्टेन कर पाओगे और आगे बढ़ा पाओगे। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, साथ ही साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, उसको भी बताऊंगा। मैं सीरियल से चल रहा हूँ, पहले मैंने एक्ट बताए जो 1952 पॉलिसी के पहले तक थे, अब मैं बताऊंगा पहले बताऊंगा 1972 का एक्ट, उसके बाद 1988 की पॉलिसी। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उसके बाद हम लोगों का लगभग सारे एक्ट और पॉलिसी फिनिश हो जाएंगे। थैंक यू।